क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि जो वक्त बीत गया सो बीत गया, अब जो वक्त बचा हुआ है उसमें भी आप फोड़ सकते हो, बशर्ते आप लग जाओ मेहनत में, क्योंकि अब की बार सपना रखो 90-95% पार। चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा स्पेशल विज्ञान का वो प्रश्न जो लगातार कई साल से पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, एक भी छोड़िएगा नहीं। और चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। मजा भी आएगा, शानदार तरीके से समझा देंगे, फुल टू नॉलेज में भी लेगा और धुआं धुआं करेंगे बोर्ड एग्जाम में और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी उससे पहले। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर साहब दिखा दो। अरे क्या कर रहा है, मेरे बात नहीं सुन रहा है तू? दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ। ये लो, आ चुका है। चलो भैया, पहला प्रश्न है, नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत हो गया ऑब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव की बारी है। ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फटाफट से देख लो, समझ जाओ। मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। पहला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? यानी जो नेत्र का समंजन क्षमता, देखिए नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है ना, अभिनेत्र यानी मानव नेत्र, हम लोग का जो आंख है, विकास सर का जो आंख, अरे आपका भी जो आंख है, ठीक है, हम लोग का लेंस की वह क्षमता, मानव नेत्र की जो है ना, उसमें हम लोग का लेंस होता है, पता ये उत्तल लेंस होता है, तो इसकी वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे बोलते हैं समंजन क्षमता। जरा समझे नहीं सर, जरा एक्सप्लेन करो। देखो, फोकस दूरी को समायोजित कर लेने का मतलब है, जब वो दूर का चीज को देखता है उस अनुसार फोकस दूरी कर लेता है, जब वो सामने की चीज को देखता है उस अनुसार फोकस दूरी उसका घट जाता है। समझ रहे हो? तो क्या हम लोग का ये आंख का जो सिलेरी मसल्स है उसके कारण ये सारा चीज होता है। जब हम लोग का सिलेरी मसल्स यानी पक्षवायु पेशियां कमजोर हो जाती है तो समंजन क्षमता भी घट जाती है। समझ रहे हो? तो ये चीजें, समंजन क्षमता क्या है, हम लोग का आंख का जो लेंस है उसकी क्षमता है, जिसके कारण वो क्या कर सकता है, हमारे आंख का लेंस का जो फोकस दूरी है उसको समायोजित कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, यही काम कर सकता है। यानी आप दूर वाला वस्तु देखोगे तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, सामने वाला वस्तु देखोगे तो फोकस दूरी घट जाएगा, किसी से नजरे नजरे मिलाओगे तो फोकस दूरी घट जाएगा, दूर से किसी को देखोगे तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब दो विलयन को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय, यानी अविलय मतलब घुलता नहीं है, ठीक है, अवलीय होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को अविक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग कभी नहाए होंगे चापाकल में, तो देखे होंगे जब लोग साबुन वाबुन लगाते हैं ना, तो झाग के साथ एक सफेद सफेद टाइप का कुछ उसमें तैयार हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जो पानी में घुलता ही नहीं। अब देखो पानी के साथ बह के जल जाता है, सफेद सफेद टाइप का। ठीक है, तो वो एक ऐसा अवक्षेप तैयार हो रहा है ना जो पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया है, ठीक है, जो दो विलयन को मिला जाता है और उसकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक ऐसा पदार्थ तैयार हो जाता है जो पानी में घुलता ही नहीं है। चीनी को घोलोगे घुल जाएगा, नमक को घोलोगे घुल जाएगा, लेकिन जब दो ऐसा विलयन जिसकी अभिक्रिया से ऐसा कोई थर्ड चीज तैयार हो गया जो सफेद कलर का है लेकिन पानी में घुल नहीं रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, और इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल भी है, देखिए Na2SO4 और BaCl2 है, ये C12 नहीं Cl2 है। ठीक है, ये दिया रहा है VSO4 प्लस 2NaCl। तो बेरियम सल्फेट जो है ना, यही आपका अवक्षेप है, यही वाला अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, अवक्षेप, जो पानी में घुलता नहीं है। और NaCl तो नमक है भाई, पानी में तो खुले घुल जाएगा। क्या स्वाद जायका नहीं है NaCl। अगला, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? बोल रहा अम्ल का जलीय विलयन, यानी जब हम लोग अम्ल को पानी में घोले राजा जी, ठीक है, तो अम्ल का जो विद्युत सॉरी, तो चलो पढ़ो पढ़ो अब। अम्ल का जो जलीय विलयन, ये अम्ल को जब जल में घोल देते हैं, ठीक है, जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का चालन क्यों करता है? तो आपको पता है अम्ल माने H+, अम्ल में क्या होता है, H+ आयन होता है। क्षार में क्या होता है, क्षार में होता है OH- आयन। ठीक है, अम्ल में क्या होता है, H+ आयन, क्षार में क्या होता है, OH- आयन। ठीक है, तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है ना, देखिए अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन प्रदान करता है, बस यही मेन रीजन है। किसी भी विलयन में अगर आपको H+ आयन मिल रहा है, H+ बोले तो हाइड्रोजन आयन अगर आप मिल रहा है, तो वहां से विद्युत का चालन होगा। इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्लियर है? अम्ल का जलीय विलयन में H+ आयन होता है और इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। आई बात समझ में?
अगर H प्लस आयन नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं करेगा चालन, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में। मानव वृषण के कोई दो कार्य लिखे, मानव में दो जोड़ा, सॉरी दो जोड़ा बोल रहा हूं, एक जोड़ा मतलब दो को वृषण होता है, ठीक है, उसका कार्य पूछा है। तो देखिए वृषण में नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए वृषण जो होता है ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है वृषण, ठीक है। ये क्या करता है, काम दो को पहले समझ लीजिए, ये नर जनन कोशिका जिसको शुक्राणु बोलते हैं उसका निर्माण करता है, यानी वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। आई बात समझ में, ठीक है। शुक्राणु का वृषण में निर्माण होता है, शुक्राणु मतलब समझते हो भाई, ठीक है। शुक्राणु फिर अंडाणु मिलता है, निषेचन होता है जिससे युग्मनज बनता है, फिर बड़ा होकर आगे जाकर बताइए भाई बच्चे का निर्माण मतलब बच्चे बनते हैं, होते हैं। अच्छा दूसरा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन एवं स्रावन में वृषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये भी हम लोग का पुरुष हार्मोन है। जैसे मादा में क्या होता है, लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन होता है ना, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मादा हार्मोन है। लेकिन याद रखना ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि एक पुरुष हार्मोन का नाम बताइए, या फिर आपको चार को ऑप्शन दे देगा, उससे बोलेगा इसमें से कौन पुरुष हार्मोन है, तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष हार्मोन है। इसी हार्मोन के कारण देखो दाढ़ी निकल आते हैं और कई सारी चीजें हम लोग के शरीर में बदलाव आता है। देखो हम लोग का आवाज भारी हो जाता है, एक छोटा लड़का का आवाज सुनना, तुम कितना पतला ची 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 आवाज करता है, लेकिन जरा सा बड़ा होता है तो उसका आवाज फटने लगता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हार्मोन जब विकसित होता है तो उसी कारण ये सारा चीज बदलाव होता है, दाढ़ी मूछे आ जाती है, आवाज फटने लगता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रावन में वृषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दो चीज, एक शुक्राणु का निर्माण करता है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में भी इसकी विशेष भूमिका होती है। अगला प्रश्न, ठीक है, बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है। बहुत मतलब बाहरी आघात, मस्तिष्क मतलब हमारा माथा, ठीक है, तो बाहरी आघात से इसकी सुरक्षा कैसे होती है, तो पहले आपको बता दूं ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा रविवार को हमारे कैसे ऐसा वीडियो आ रहा है जिसको देखकर आपका बोर्ड एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरा विज्ञान का निचोड़ है वो वीडियो, हर एक क्वेश्चंस का कह सकते हो बाप है वो वीडियो, और अपने आप में महातांडव वो वीडियो रविवार को आ रहा है। बने रहिए, जल्द आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बाकी सब कुछ, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, आपको जल्द वो वीडियो, उस वीडियो को नहीं छोड़िएगा, रविवार वाला जो वीडियो, ठीक है। देखिए मस्तिष्क क्या करता है, एक हड्डियों के बॉक्स में वस्तु, हम लोग का जो माथा है, एक देख सकते हो चारों तरफ से मतलब एक हड्डी जो है उसको कवर किए हुए है, ठीक है। तो मस्तिष्क क्या है, हड्डियों का बॉक्स में उपस्थित होता है, जिसे खोपड़ी कहते हैं। भाई क्या, खोपड़ी कहते हैं, मतलब मस्तिष्क जो है ना वो खोपड़ी के अंदर, ये क्या, ये भाई चारों तरफ क्या हमारा खोपड़ी है, जो उसको, अब खोपड़ी क्या करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। बॉक्स के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, जैसे ऐसा समझ लो, ये मान लो हमारा खोपड़ी हो गया, अब इसके चारों तरफ क्या है भाई, तरल पदार्थ है, क्या है, तरल पदार्थ है, ठीक है। और उसके बीच में हमारा मस्तिष्क है। क्यों से तरल पदार्थ, क्यों, क्योंकि जैसे मारा माथा में कोई एक चाटा टपाक करके मारो, यहाँ पे माथा मार दिया एक चाटा, तो क्या हुआ, ये जो तरल है ना ये स्वाग एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप सोफा में बैठते हो ना, कैसे गद्दी टाइप का होता है, उसी टाइप का समझो। जैसे हम लोग माथा में कोई धक्का आएगा तो वो जो तरल पूरी जो द्रव है वो द्रव स्वाग को एब्जॉर्ब करेगा, यानी झटका ज्यादा दिमाग तक नहीं पहुंचने देगा, समझ रहे हो। अगर दिमाग में झटका लग जाएगा तो सर घूम जाएगा, समझ रहे हो ना, पगला उगला जाएगा आदमी। तो ऐसे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिमाग हम लोग का, तो उसका सुरक्षा कौन करता है, खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर तरल पूरी भरा होता है, एक तरल भरा होता है, और उसके अंदर हम लोग का दिमाग होता है, ठीक है। तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है, यानी अगर बाहरी आघात, आपको बाहरी चोट लगा तो वो आपको उस वक्त उसकी रक्षा करता है। अवतल दर्पण के किन्हीं तीन उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का तीन गो उपयोग लिखने बोला। सिंपल सा अवतल दर्पण जानते हो कैसा होता है सर, तो ये आपका प्यारा 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 राज दुलारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का भैया ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो पहला उपयोग जो है दाढ़ी बनाने के लिए क्या आता है, ठीक है, क्या करता है, दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, याद रहेगा पहला। दूसरा जो उपयोग है वो है वाहनों के हेडलाइट में, यानी अग्रदीप में। आप लोग अभी हम ऑब्जेक्टिव बताएं इससे पहले वाला वीडियो में, ठीक है, क्या वाहनों के हेडलाइट में इसका प्रयोग, जहां लाइट जलता है ना आगे वाला लाइट, वहां पर इसका प्रयोग होता है अवतल दर्पण। अगला है सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ऐसा भट्टी जहां पर क्या करता है, सूरज की सारी रोशनी को जाके केंद्रित कर दिया जाता है। आप लोग ऐसी गर्मी में निकलते हैं बाहर तो हालत खस्ता हो जाता है, समझ लो अवतल दर्पण क्या करता है ना, सूरज की सारी किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर देगी। एक जो भी किरण आ रहा है उस पर जितना किरण पड़ रहा है दर्पण पर, सारा किरण एक जगह पे,
आप लोगों वाला चीज नहीं देखो, जो होता है भाई कागज जला देता है, तो क्या कर दो, किरण को एक जगह पे एकत्रित ही कर देती है। उसी प्रकार से अवतल दर्पण क्या करेगा, सारा किरणों को एक जगह पे एकत्रित कर देगा, और तो क्या होगा, एकदम सौर भट्टी बन जाएगा। वो क्या, एकदम आग का गोला बरसा है, गोला हर एक चीज गर्म कर देगा, पका देगा, जला देगा। ठीक है, तो सौर भट्टी में भी इसका प्रयोग होता है। क्लियर है? आगे बढ़ी। आगे एक प्रश्न है जो आपका न्यूमेरिकल है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 नंबर में पूछता है इस प्रकार क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो आपको दिया रहेगा वो आप लिख लोगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं भैया, आंसर करते हैं इसका। क्या दिया, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी लंबाई दिया, यानी हाइट दिया है। किसका हाइट, बिंब का हाइट 5 सेंटीमीटर। बढ़िया है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना हो गया भाई, 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना, ये कौन सा लेंस है, तो भाई ये आपका अभिसारी लेंस है ना। अभिसारी आप लोग जानते होंगे, अभिसारी मतलब होता है उत्तल। तो उत्तल है, तो उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण, हमेशा उसका जो फोकस दूरी होता है ना उत्तल का, वो प्लस में होता है, नहीं धनात्मक होता है। और जो अवतल होगा वो क्या, वो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा इसका फोकस दूरी। आई बात समझ में? लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई बिंब जो है लेंस से कितना दूरी पर, 25 सेंटीमीटर, यानी जो वस्तु का दूरी है ना वो कितना दिया है, बिंब का दूरी 25, और हमेशा बिंब का दूरी है माइनस में ही लेना बच्चा, याद रखना। ठीक है, समझ गए? तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अब हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यानी आपको भी निकालना है। और क्या, प्रकृति यानी कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, और साथ ही साथ साइज ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब का, यानी एचडीएस भी निकालिए। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले चूंकि ये लेंस है तो हम लोग लेंस सूत्र लगाएंगे। क्या, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है। ठीक है, 1/f, 1/f बोले तो 1 बटा कितना हो जाएगा भैया, 1 बटा हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10, बस। ठीक है, 1/v, भी तो हमें निकालना है, माइनस 1/u, यू कितना है सर, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट भाई, अभिसारी है तो फोकस दूरी माइनस का है कहाँ, तो भी विकास ना मर पाएगा। अभिसारी है तो माइनस का है कहाँ, अपसारी होता तो माइनस हो ना, फोकस दूरी इसका प्लस में होता है। ठीक है, सॉरी, देखो साफ साफ लिखा अभिसारी, मैंने शायद बोला था प्लस, ठीक है बट लिख दिया गलती। तो अभिसारी जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो प्लस में होगा उसका फोकस दूरी। अपसारी होता तो माइनस में फोकस दूरी हो जाता, यानी अवतल होता तो। ठीक है, और बाकी इसका वस्तु का दूरी तो हमेशा माइनस में ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो 1/b, यू का वैल्यू कितना है, ये फोकस दूरी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, याद रखना कि भाई ये आपका अभिसारी है तो 1/10 हो गया, 1/u, यू का मान कितना है सर, -25, तो बैठा दो -25। थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हमारा हो जाएगा 1/10 इधर है, बराबर हो जाएगा 1/v माइनस प्लस 1/25। ठीक है, 25 तो हम लोग कर लेंगे 1/10, 1/25 धरा के हो जाएगा -1/25। ठीक है, बराबर 1/v। यहाँ से 25 और 10 का लोगे तो हम लोग बखूबी निकाल लोगे आराम से। क्या हो जाए, 25 और 10 का 50 हो जाएगा ना, बिल्कुल, 10 × 25 = 50, 5 बार में 25 2 बार में 2, बराबर 1/v हो गया। यहाँ से आपका 1/v निकल जाएगा, 5 में 2 3/50। यानी अगर आप भी निकालना चाहोगे तो उल्टा हो जाएगा, कितना, 50/3। तो क्रॉस गुना कर लो, 1/v है तो 3/50 है, भी हो जाएगा तो 50/3 हो जाएगा। इसको आप भाग दोगे ना तो इसका आ जाएगा आपका 16.6666 आता जाएगा, तो हम 7 लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर। ये हम लोगों का प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी प्रतिबिंब का दूरी कितना हो गया, 16.67 सेंटीमीटर। अब हमें इसका प्रकृति भी निकालना है। अच्छा प्रकृति, प्रकृति बताओ कैसा होगा, भी चूंकि प्लस में आया, प्लस में है ना भाई, तो प्लस में आया यानी क्या होगा, समझ लो, भी प्लस में आया, ये कौन सा लेंस है, ये आपका अभिसारी लेंस, यानी ये उत्तल लेंस है। ठीक है, प्लस में आया मतलब दूरी इधर है, और दूरी लेंस में अगर इधर बनता है, इधर कोई बनता है प्रतिबिंब, तो उसको बोलते हैं क्या, वास्तविक। क्या बोलते हैं, वास्तविक। आई बात समझ में? क्योंकि अभिसारी लेंस है, दूरी प्लस में, आपको पता है कि इधर वाला दूरी प्लस में होता है, इधर वाला दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। अब दूरी इधर वाला आया तो प्लस में आया, प्लस में है तो इधर दूरी हो गया, मतलब इधर कहीं प्रतिबिंब बनेगा तो इधर प्रतिबिंब बनेगा, तो लेंस के लिए अगर इधर बनेगा तो होता है वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक। प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा ना। ठीक है, चलो, यानी वास्तविक और उल्टा तो लिख देंगे, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा।
क्लियर है? अच्छा, अब हमें निकालना है इसका प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो भी निकाल लेते हैं। के लिए आवर्धन सूत्र लगाते हैं। एम इक्वल टू क्या होता है लेंस के लिए, वी बटा यू इक्वल टू एच डैश बाई। वी कितना है देख लो भैया, वी निकाल लिया सर। देखो भी आप 16.67 लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा पॉइंट में दिक्कत हो इसलिए हम 50/3 ही लिख लेते हैं भी। ये भी तो भी वैल्यू ही है ना, तो 50/3 हो गया। बटा यू का मान कितना है सर, यू का मान सर -25 है, तो -25 बराबर एच डैश निकालना है, और एच कितना है 5, तो एच 5 है। यहाँ से आप क्या करोगे ना, 25 चल जाएगा ऊपर, 50 ना 25 चलेगा, क्योंकि मेन बटा है, बटा क्या हो जाएगा ये -25/3 हो, सॉरी सॉरी 25 ऊपर नहीं जाएगा। देखो ये मेन बटा है ना, मेन बटा है, तो ये ऊपर एक चल जाएगा, ये 50/3 और ये गुना हो जाए एक माइनस एच डैश, तो 25 दूनी 50 कट जाएगा, -2 बार में -2/3 एच डैश बाई 5। तब एच डैश निकाल लोगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा, -10/3 क्या हो जाएगा -3 रहेगा। आप खुद देख सकते हो कि जो हाइट आया वो माइनस में आया, तो जब भी प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आएगा यानी वो उल्टा बनेगा, और अगर प्लस में आया तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। बस इतना सा बात याद रखना है। तो हमको तो सर पहले ही पता चल गया था कि देखो ये प्लस आया मतलब क्या बना, वास्तविक, और वास्तविक तो साथ में उल्टा को लेकर ही जाएगा। मैंने पहले ही लिख दिया, देखो वास्तविक और उल्टा, विकास ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि उल्टा बनेगा, आया ना उल्टा, क्योंकि माइनस में है। जब भी प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आती है तो याद रखना बच्चा, वो होता है उल्टा। आई बात समझ में? उल्टा फुल्टा 1 मिनट, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि तारे टिमटिमाते हैं ग्रह नहीं क्यों, बताइए। तो देखिए तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो वायुमंडल में बहुत सारे धुलकन होते हैं, जिसके कारण तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडल में लगातार अपवर्तन होता रहता है। लगातार अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सॉरी सर्दी कुछ ज्यादा ही हो गया। देखो वायुमंडल में बहुत सारे, अब अच्छा वायुमंडल में धुलकन नहीं होता क्या, इतने सारे धुलकन होते हैं, ये कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं, जिसके कारण तारों से आने वाले, सोचो आप क्या ना, यहाँ से तारा है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, वायुमंडल में इतना सारा धुलकन है, बहुत सारा धुलकन है इस प्रकार, यही है क्या, और बहुत सारा है, तो टकराएगा, ट्विंग 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 प्रकार से तो तारों का लगातार क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं अपवर्तन। यानी टकराया क्या हो रहा है, प्रकाश की दिशा मुड़ जा रही है, देख रहे हो प्रकाश इस दिशा में आ रही है, टकराया तो मुड़ गया, टकराया तो मुड़ गया, टकराया मुड़ा, टकराया मुड़ा, टकराया मुड़ा, टकराया मुड़ा, टक टक टक, टकरा रहा मुड़ रहा है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी उसकी दिशा बदल जा रही है। जिस दिशा में वो पहले जा रहा था उस दिशा में अब वो नहीं जा रहा है, मतलब उसका दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है, इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का वर्तन। वही तो लिखा है कि जब वायुमंडल में बहुत सारे धुलकन होते हैं, जिसके कारण तारों से आने वाले प्रकाश का लगातार टुई 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 अपवर्तन हो रहा है, लगातार अपवर्तन के कारण तारे क्या टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अच्छा, इसकी तुलना में, तारे की तुलना में ग्रह क्या होता है, पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं। एक्चुअली तारा क्या होता है ना, तारे जो होता है पृथ्वी से बहुत दूर है, अति दूर, ठीक है, अति दूर। लेकिन ग्रह क्या उससे नजदीक है, तारों से नजदीक है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी से काफी नजदीक रहता है। जब ग्रहों से प्रकाश की किरणें चलती है तो उसका बहुत कम मात्रा में अपवर्तन होता है, और इसी कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते। देखो चूंकि अब मान लो ग्रह यहीं पर है, ग्रह इतना दूर, तब टकराएगा ऐसे, तो इसका तो ज्यादा तो अपवर्तन नहीं हो पाएगा ना। लेकिन तारे कहाँ से आ रहा है, तो लगातार वहां से अपवर्तन होते 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 आ रहा है। लेकिन ग्रह क्या पृथ्वी के नजदीक है, उसका अपवर्तन ज्यादा नहीं हो पाता है, और इस वजह से ग्रह नहीं टिमटिमाते। साफ बात है इतना सा कि तारों का लगातार अपवर्तन होता है, इस वजह से टिमटिमाते हैं। ग्रह का लगातार अपवर्तन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ग्रह नजदीक होते हैं, और इसी वजह से वो नहीं टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न बाबू भैया, पर लाग पार लगा देगा नैया। संतुलित करना है, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई साहब ये तो संतुलित क्या ही हुआ है, देख लो फिर भी। देखो आपका N2 है, चलो आप समझ लो कैसे करना है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। N2 + H2 है और ये हो गया NH3। कैसे इसको करोगे, तो भैया पहले देखो इधर 2 गो N है ना, 2 गो नाइट्रोजन, तो 2 गो नाइट्रोजन कर देते हैं। अब 2 गो नाइट्रोजन करने के चक्कर में ये जो बेचारा हाइड्रोजन है कितना हो गया, 3 इधर और यहाँ से 2, मतलब 3 गो करके 2 बार, तो 3 दूनी 6 गो हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन में मुझे 6 कर देना है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। कैसे 6 होगा, देखो आप आगे लगा सकते हो, पीछे नहीं लगा सकते हो, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। उसी प्रकार से ये वाला भी आपका हो गया, देख सकते हो पोटेशियम एगो है, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 2 गो है, इधर भी 2 गो है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 गो है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे 2 गो, 4 गो हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 गो ऑक्सीजन। संतुलित रासायनिक समीकरण इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार छपता है 3 नंबर का।
का स्पेशल वीडियो भी आप लोग लाएगा, चिंता ना करो, बस आप बने रहो और पढ़ो अच्छे से। विकास सर आ चुके हैं, अब मेहनत करने से मत भागो, मेहनत करो, हर चीज पकड़ के फोड़ दोगे, मैं कह रहा हूं विज्ञान में, ठीक है। अगला देखो क्या है, PbNO3, ठीक है, होल 2 है, क्या है, 2 PbNO3 होल 2। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, देखो Pb 2 को है, 2 को Pb हो गया। अच्छा O कितना है देखो, तो यहाँ पर 3 को O करके 2 बार, यानी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। अच्छा जी, एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पर 2 पहले है, तो 3 दूनी 6 तो हो गया, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 में 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो 4 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 2 6 हो गया, और 6 12। ठीक है, बाकी आप लोग को आगे इसका और क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, ये तो बना हुआ था आंसर आप लोग का 22 लाख, चलो क्या ही करें, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट, कहीं यही वाला एग्जाम में ना छप जाए, ये देख लो अच्छे, ठीक है। पर हम बाद में बोलोगे विकास सर ने बताया था क्लास में, हमने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, सर आपने बताया, आपने जो बताया था ना वही वाला एग्जाम, बहुत सारे क्या, हर एक बच्चे ही बोलता है, और उसमें कुछ बच्चे ये बोलते हैं, सर काश मैं आपका क्लास देख लेता, तो सर आज मेरा एकदम जबरदस्त तरीके से नंबर, आज भी बच्चे मैसेज करते हैं, पुराने जो बोर्ड एग्जाम दिए होते हैं बच्चे, सर मजा आ गया था। चलो देखो, अब आप लोग का मजा की बारी है, इसलिए पढ़ो, ठीक है, और नहीं पढ़ोगे तो भाई सजा मिलेगा फिर। अगला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, इसके दो उपयोग। व्यंजक चूर्ण मतलब जानते हो, तो हम लोग आम भाषा में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, क्या, ब्लीचिंग पाउडर, जो घरों में जो जहाँ काई जम जाता है, साफ सफाई में यूज होता है। पानी को भी बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, यानी बैक्टीरिया, पानी में जो बैक्टीरिया उपस्थित है उसको मारने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो व्यंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दो CaOH होल ट्वाइस, ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है, CaOCl2 और H2 यानी जल बना रहा है। क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो ये आपका याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि व्यंजक चूर्ण का किस प्रकार बनाया जाता है, या फिर ऐसे पूछ देगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्स क्लोरीन से कौन अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि क्लोरीन से कौन अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है, तो सीधा सीधा लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। इसके दो उपयोग निम्नलिखित है, क्या क्या दो उपयोग है, व्यंजक चूर्ण का दो उपयोग निम्नलिखित है, क्या क्या। सबसे पहला, पीने वाले पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए, हम लोग कुआं में, अब चापाकल में नहीं डाल सकता है ना, कुआं में मान लो कीटाणु हो गया है, तो व्यंजक चूर्ण डाल दो तो कीटाणु को मार देगा, फिर आराम से स्वच्छ पानी पियो, समझ रहे हो। चलो, वस्त्र उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, क्या, वस्त्र, घरों की साफ सफाई में, मान लो आपका बाथरूम बहुत ज्यादा फिसलन आ गया है, तो वहां भी आप इसका यूज कर सकते हो, घर में करते ही होंगे, बताओ आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस लिए करते हैं, अरे बताओ, ये प्रैक्टिकल वाला चीज है, ठीक है, बायोलॉजी नहीं है ये, आपका क्या है, केमिस्ट्री है, तो बताओ आप लोग कहाँ भी यूज करते हो इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। हाँ, देखो, प्रकाश का अपवर्तन, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जरा एग्जांपल ले लो, एक माध्यम मतलब से दूसरे, आप मान लो इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, जल, कांच, कुछ ही मान चलो जल है, प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है, तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। अब देखो, प्रकाश किरण को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं गया, ये क्या कहा, ये थोड़ा मुड़ गया, क्या हो गया, मुड़ गया। अब मुड़ गया क्यों, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, ठीक है। आपको अभी कुछ देर पहले, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया, ये हो गया आई, ये हो गया आर, ठीक है, तो आई इज बड़ा ग्रेटर आर। तो जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर, देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रकाश किरण कहाँ पे है, ये हवा में है। अब हवा से किस में एंट्री कर रहा है, जल में, इसमें पूरा जल है, जल से भरा हुआ है, पूरा जल है, समझो, जल में एंट्री कर रहा है, ठीक है, ये पूरा जल से भरा हुआ है, ये जल है, चारों तरफ क्या है, जल है। तो जल में जब एंट्री कर रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, तो उसकी दिशा पर देख रहे हो, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या, कैसे ऐसे मुड़ गया, तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन है। ये जो घटना घट रहा है ना, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आई बात समझ में। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है, देखो, निकट दृष्टि जो दोष, जैसा नाम वैसा काम, यानी कि निकट दृष्टि दोष मतलब होता है आप निकट रखी वस्तुओं को देख पाओगे, समझ रहे हो, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को आप नहीं देख पाओगे। जैसे लगता है कि सर निकट दृष्टि दोष मतलब शायद निकट वाला नहीं देख पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, इसका उल्टा, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु को तो देख पाओगे, पर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो ये लिखा है कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी सामने की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें क्या बोलते हैं, तो ऐसा दोष जिसमें हम लोग निकट की वस्तु को देख पाएंगे
दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसको हम लोग ठीक करते हैं अवतल लेंस के द्वारा। आप लोग घर में भी आपके दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, फूफा फूफी या फिर किसी को भी, आपको भी हो सकता है चश्मा लग जाए, तो उसका कुछ एक पावर मिलता है। अब पावर देखना, अगर आपका पावर माइनस में है तो समझा निकट दृष्टि दोष है, अगर प्लस में है तो दूर दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है, आपको पता है अवतल लेंस का क्षमता होता है माइनस में होता है, ठीक है। तो अगर माइनस में है तो निकट दृष्टि दोष है, प्लस में है तो दूर दृष्टि दोष है। पास देखना अपने दादाजी का लेंस, पूछना भाई कितना पावर है, पता चल जाएगा, ठीक है। देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में 3 अंतर लिखने बोला है, देखो ध्यान से। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में 3 अंतर। देखो ये हमारा होता है अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। अच्छा, काम क्या होता है इसका, ये मान लो हो गया मुख्य अक्ष। अब सारी किरणों को ना ये इधर मोड़ देता है, ऐसे करके जाएगा, इधर मोड़ देगा, ठीक है। यानी एक जगह पे केंद्रित कर देगा, और भी कोई अगर किरण आएगा केंद्रित कर देगा, ठीक है। और ये होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, ये उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर ये हो गया मुख्य अक्ष, तो ये क्या करेगा, किरणों को ये अपसारी ऐसे फैला देगा, जाएगा तो फैला देगा। ऐसा लगेगा ना कि इधर ये इधर जाके मुड़ रहा है, इधर कहीं जाके मिल रहा है, ठीक है। लग रहा नहीं कि इधर जाके मिल रहा है, ठीक है। तो क्या टकराया, उधर चल गया, टकराया इधर चल गया, समझ रहे हो। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अंतर क्या क्या है, तो ऐसा गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। अवतल दर्पण में देखो, एक साइड दिया अवतल दर्पण, लाइन दे देना, एक साइड लिखना उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से किरण टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट आती है। जैसे ये हमारा हो गया इधर वाला क्या हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, क्योंकि इधर ही टकरा रहा है ना, तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ। देखो अंदर की ओर धसा है, होला ना, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। देखो अंदर की ओर नहीं है, परावर्तक पृष्ठ ऐसे घुसा हुआ है, अंदर की ओर ढुका हुआ नहीं है, मतलब अंदर की ओर धसा हुआ है। वही अगर उत्तल दर्पण की बात करता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, वही फिर से परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से किरण टकराती है वो वाला पृष्ठ बाहर की ओर हो। देखो ये बाहर की ओर नहीं, उभरा हुआ है। आप बोलोगे इसमें कौन वाला अंदर की ओर, कौन वाला बाहर की ओर, तो बोलो सर ये वाला अंदर की ओर ढुका हुआ है, ये वाला बाहर की ओर देखो उभरा हुआ है, नहीं है ये वाला। आई बात समझ में, तो ये चीज है। अगला क्या है, अगला पॉइंट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको पता ही है, आपको बताया कई बार पहले, याद रखना कि अवतल दर्पण जो है इसका फोकस दूरी हमेशा और हमेशा माइनस में होता है, लेकिन उत्तल दर्पण की बात करें तो प्लस में होता है। और एक चीज समझ लो, अवतल दर्पण रहे चाहे अवतल लेंस रहे, उसका फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगा, और उत्तल दर्पण रहे चाहे उत्तल लेंस रहे, उसका फोकस हमेशा किसमें होगा, अरे हाँ प्लस में होगा, धनात्मक होगा। आई बात समझ में। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता होता है। अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा नाम सुने हो, किसने किसने सुना है अम्ल वर्षा का नाम, जानते हो अम्ल वर्षा क्या होता है। अरे जब पहली पहली बारिश होती है, हाँ, तब अम्ल वर्षा होता है। क्योंकि पहली बारिश में क्या होता है ना, वातावरण में कई सारे हानिकारक गैसें रहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कितने सारे, तो जब वो पानी की बूंदों के साथ मिलता है तो वो जो होता है पानी अम्लीय हो जाता है। और कब बोलते हैं उसको, तो सुनो, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, समझ रहे हो। यानी जो वर्षा जल ऊपर से हो रही है, अभी अम्ल वर्षा नहीं होगा क्योंकि अभी बारिश होकर पूरा आसमान साफ हो चुका है। ये स्टार्टिंग में जब बारिश होती है ना, तब अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा से आपका देखे होंगे भाई, जो अच्छा अच्छा घर उसका रंग भी खराब हो जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, अब हो गया अम्लीय वर्षा रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है। अम्लीय वर्षा क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण, यानी जो रसायन होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो वातावरण में मौजूद होते हैं, और पानी जब गिरता है तो उसके संपर्क में आता है केमिकल से, अब सल्फर डाइऑक्साइड हो कुछ भी हो, उनके संपर्क में आकर वो पानी अम्लीय हो जाती है। और याद रखना, जब पानी का पीएच मान 5.6 से कम होता है तभी का वर्षा जल को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। आसुत जल शुद्ध होता है, जबकि आश्रित जल है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। इसमें कोई आयन नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल अम्लीय होता है, इसमें आयन उपस्थित रहता है, समझ गए। तो आसुत जल होता है इसमें आयन नहीं होता है, यानी H+ आयन नहीं होता। आपको मैंने कहा अभी कि जिसमें भी H+ आयन होगा वही विद्युत का चालन करेगा, और जिसमें H+ नहीं होगा विद्युत का चालन नहीं करेगा। आश्रित जल होता जो होता है ना, उसमें H+ आयन, आश्रित जल में क्या H+ आयन नहीं होता है, जबकि आपका जो वर्षा का जल होता है उसमें H+ आयन होता है। उसमें आयन, और आयन है तो भैया विद्युत का प्रभाव होगा, क्योंकि आयन घूमेगा इधर उधर, ठीक है। तो इसीलिए आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालन क्यों करता है। वन एंड ओनली कारण, आश्रित जल में आयन नहीं होता है और वर्षा का जल में आयन होता है, अम्लीय होता है। भाई अम्ल है तो आयन तो रहेगा ही। अगला क्वेश्चन क्या है देखो भैया, और सुनकर मजा भी आएगा, ठीक है। तो पहले आपको बता दे, आप लोगों का फिर से याद दिला दे, रविवार को एक महातांडव वाला वीडियो आ रहा है जिसमें हम लोग
पूरा साइंस का निचोड़ देखेंगे। ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए धुआंधार वीडियो होने वाला है वो, क्योंकि आपका सिलेबस तो बदलने वाला है नहीं, वही रहेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस और ऐड हो जाएंगे। तो ये जो रविवार को वीडियो होने वाला है ना, एक वीडियो में समझ लो पूरा खल्लास। ठीक है, तो जुड़े रहो, आपको सारा चीज बताएंगे। ठीक है, वीडियो जल्द आपके सामने आएगा रविवार को, उस वीडियो को जरूर देखना, सभी को शेयर भी करना। ऐसा नहीं कि चलो सर आप पढ़ा रहे हो, सर बहुत अच्छा अच्छा चीज आएगा तो सब बच्चों को नहीं बताएंगे, दोस्त को नहीं बताएंगे, वो भी सीख लेगा। अरे ऐसा नहीं करना, तो शेयर जरूर करना भाई। अच्छा काम करोगे तो आपका भी अच्छा होगा, जरूर सबको बताना। ये बात याद रखना, रविवार को पूरा साइंस का निचोड़ महातांडव वाला वीडियो आने वाला है। उसमें लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा, मॉडल पेपर भी रहेगा, और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में, क्या अर्धवार्षिक परीक्षा में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, और बोर्ड एग्जाम में भी धुआं धुआं कर दोगे। मैं कहूंगा उस वीडियो को देख लोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस प्रकार सबको समझा देंगे, चुटकी में आएगा समझ। ठीक है, ठीक है। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है, तो रुधिर मतलब हमारे रक्त में। अच्छा, एड्रेनलिन क्या है? सर एड्रेनलिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो हमारे रक्त में स्रावित होता है। तो ये जब रक्त में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? तो देखो, जब एड्रेनलिन हार्मोन रुधिर में स्रावित होता है ना, तो शरीर में कई तरह की प्रक्रियाएं होती है। अच्छा, पता है ये हार्मोन हम लोग के शरीर में स्रावित कब होता है? जब हम लोग को मतलब ऐसा कुछ चीज दिख जाए, जैसे आपके सामने कोई डंडा लेके आपको मारने आ जाए, आपके सामने अचानक से कुछ बहुत ही भयावह चीज आ जाए, तो क्या आप डर नहीं जाओगे? उसी प्रकार से तो ये जब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है ना, तो शरीर में कई तरह की प्रतिक्रिया होती है। क्या क्या? सबसे पहले हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। नहीं होता है? आप लोग मान लो सामने क्या बाघ को देख लिया, तो डर नहीं जाओगे? डर के अरे डर गए, नहीं होगा, मतलब लगेगा कि मतलब पूरा जोर जोर सांसें चलेगा, पूरा खून एकदम तेज चलने लगा शरीर में, धड़कन बढ़ जाएगा दिल का, सांसें तेज चलने लगेगी। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। दूसरा, सांस लेने की दर बढ़ जाती है, यानी ऐसे ऐसे करोगे सांस लोगे। ठीक है, पेशियों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग सांस जल्दी जल्दी ले रहे हैं, इसलिए हमारा जो मांसपेशी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। त्वचा और पाचन तंत्र को मिलाने वाला खून कम हो जाता है, यानी त्वचा और पाचन तंत्र को जो खून मिलता है वो कम हो जाता है, क्योंकि खून पूरे शरीर में दौड़ने लगता है उस वक्त। खून को पेशियों की तरफ मोड़ दिया जाता है, उस वक्त खून क्या पेशियों की तरफ मुड़ जाता है, और इस वजह से त्वचा नहीं, त्वचा त्वचा और पाचन तंत्र जो खून मिलना चाहिए वो नहीं मिलता उस वक्त, वो पेशियों में चल जाता है। समझ रहे हो? तो ये है हम लोगों का एड्रेनलिन हार्मोन जब स्रावित होता है। ये हम लोग कब स्रावित होता है? जब हम लोग कुछ भाई वाला चीज देख, कोई हमें डांट दे, किसी से हम डर जाए या गुस्सा हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज है। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट विकास सर के लिए जरूर डाल दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।